सर जैसे मेरा क्वेश्चन ऐसा है, जैसे आपने शुरू में ही बता दिया था जब एलआईसी के आईपीओ की चर्चा हुई थी कि एलआईसी के आईपीओ में नहीं लगाना चाहिए। तो और आपने एलआईसी के ऊपर स्पेशल वेबिनार भी किया था, 3 वेबिनार किसी दिन, जिसमें आपने एलआईसी का जो डीएचआरपी है वो सारा हमें समझाया था, कैसे एलआईसी के फाइनेंशियल है, कैसे क्या लग रहा है शेयर की वैल्यू एलआईसी के। तो उस टाइम जो शेयर की वैल्यू थी उस टाइम भी आपने बोला था कि एलआईसी के आईपीओ में नहीं लगाना चाहिए। और फिर जब फर्दर एलआईसी का जो आईपीओ आता आया, उस टाइम भी सर आपने बताया था कि शेयर में नहीं लगाना चाहिए। बट जिन लोगों ने एलआईसी के आईपीओ में लगा दिया अभी भी, और जिनके अभी प्राइस डाउन है, तो अभी उनको क्या करना चाहिए सर? क्योंकि काफी क्वेरी आ रही है मेरे पास कि अभी एलआईसी का क्या करना चाहिए, या जो लोग ऑलरेडी पहले बाहर बैठे हैं तो उन लोगों को कब इसके अंदर घुसना चाहिए? पहले तो उनको पकड़ना चाहिए जिन्होंने खरीदवाए थे। राइट। देखो, एलआईसी का जो आईपीओ है उसके ऊपर जैसे हमने 3 वेबिनार्स भी करे थे, तो इसलिए डिटेल में वो डीएचआरपी आप सारों को एक्सप्लेन किया था, क्योंकि उस टाइम पे हर आदमी एक ही चीज कह रहा था कि एलआईसी बहुत बड़ी वैल्यूएशन है, बहुत बड़ी कंपनी है, आईपीओ लगा दो। ऐसे नहीं होता। एंड सबसे पहले तो कौन से लोग हैं जो कह रहे हैं एलआईसी के आईपीओ में लगा लो? उनको खुद शायद मार्केट्स की समझ नहीं है, पहला। फिर कई लोगों ने यूट्यूब के चैनल खोल रखे हैं, उनको भी शायद समझ नहीं, और वो भी भाई साहब एलआईसी का आईपीओ, और वो सारी यूट्यूब की वीडियोस अगर आप सारों की देखते तो एक की कॉपी पेस्ट दूसरे, दूसरे की कॉपी पेस्ट तीसरी, और उसमें मेजरली क्या ज्ञान दे रहे हैं कि एलआईसी का मार्केट शेयर कितना बड़ा है, कितना प्रीमियम में है, कितना कमीशन देता है, कितने एजेंट्स हैं, कितने सालों से है, कितना डिसइन्वेस्टमेंट होगी। उनको कहीं पे भी एलआईसी के अंदर डीएचआरपी शायद देखना आता नहीं था, क्योंकि किसी ने भी डीएचआरपी के अंदर की डेप्थ किसी ने या डिटेल्स बताई। उसमें भी शायद कुछ कुछ जो 30 लाख करोड़ की बैलेंस शीट है और सरप्लस हमारा इतना है, शायद वो सरप्लस और प्रॉफिटेबिलिटी भी शायद उनको टर्मिनोलॉजीज नहीं समझ आती थी। इसीलिए हमने डीएचआरपी को पूरा डिटेल में 3 वेबिनार्स में समझाया कि आम जनता को समझ आए, साथ में जो लोग बेच रहे हैं, जो इंश्योरेंस एजेंट हैं या जो अपने आप को फाइनेंशियल एडवाइजर भी कहते हैं, तो स्पेशली अगर वो नॉलेज लेंगे तो कल को फंसेंगे। एंड उस टाइम पे भी आपको याद होगा मैंने कहा था पहली बात तो मार्च में आईपीओ आना नहीं चाहिए, दूसरा तो उस टाइम दूसरा एलआईसी के आईपीओ की वैल्यूएशन 2000 तो पक्का नहीं दिखती है, तब भी मेरे को उसकी वैल्यूएशन 700 रुपए दिखती थी, मेरे को आज भी उसकी वैल्यूएशन 700 रुपए दिखती है। थैंकफुली गवर्नमेंट ने शायद थोड़ी सुन ली होगी और मार्च की बजाय मई में कर दिया आईपीओ, क्योंकि वो भी टाइमिंग कोई अच्छा नहीं था, क्योंकि मार्केट्स ब्रॉडली मई और जून में वॉलेटाइल ही होनी थी, बट शायद गवर्नमेंट को थोड़ी जल्दबाजी है। अगर गवर्नमेंट ने तभी डिसइन्वेस्टमेंट की जो रेशियो है वो कम कर दी, परसेंटेज कम कर दी, और साथ में शेयर प्राइस को भी उन्होंने कम कर दिया, 950 की रेंज में ले आए, 900 950 की रेंज में। मगर अभी भी उसका फेयर वैल्यूएशन तो मेरे को 700 रुपए दिखता है। और एक बार हमने शायद वैल्यूएशन मैंने इम्बेडेड वैल्यू के हिसाब से मैंने बताया भी था कि मोटा मोटा 650-700 की रेंज में दिखता है, और मेरे को लगता है कि आना चाहिए एक बार वहां पे। तो फिलहाल के लिए तो जो खरीद के बैठे हुए हैं उनके पास एक ही एक्सक्यूज होता है, लॉन्ग टर्म। तो बैठे रहो लॉन्ग टर्म। और बेस्ट पार्ट ये है कि अब सिंस खरीद के लोग बैठ गए हैं, फंस गए हैं, तो अब यूट्यूब पे चैनल वाले जो जिन्होंने कहा था एलआईसी का आईपीओ लगाओ, वो वही गानी मार रहे हैं कि एलआईसी का आईपीओ शॉर्ट टर्म के लिए मत लगाओ, ये तो लॉन्ग टर्म की स्टोरी है, फंडामेंटली वेरी स्ट्रांग कंपनी है। अभी भी उनको डीएचआर भी नहीं समझ आता। और अब तो मैं देख रहा हूँ कि आपके कई एलआईसी से जुड़े हुए कई लोग, जो ऑर्गेनाइजेशन से एक्स लोग, सीनियर लोग, बहुत सीनियर लोग, वो भी अब तो मैसेज से ही कर रहे हैं कि भैया एलआईसी का आईपीओ है, शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग की बात मत करो, लॉन्ग टर्म एवरेजिंग। मतलब कहानी वही है घिसी पिटी। हर आदमी समझता है नहीं मार्केट, मगर शेयर खरीदवाने में बब्बर शेयर होते हैं। और ऊपर से दिक्कत ये हुई कि जितने भी एजेंट्स हैं या जो एडवाइजर्स हैं,
उन्होंने भी दबा दबा के सोचा कि यार क्लाइंट तो अपना ही है, इसको कुछ तो बेच ही दो, तो LIC का IPO तो बेच ही दो, इसको डीमेट भी खुलवा दो, क्योंकि कई लोगों ने इंश्योरेंस एजेंसी के साथ स्टॉक ब्रोकिंग का काम या म्यूचुअल फंड का काम कुछ तो करना शुरू कर ही दिया है, तो साथ में ये खुलवाई दो, अकाउंट भी खुलवा दो, और अकाउंट खुलवाने का फिर शेयर भी करवा दो। काश हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्लाइंट को वाकई में सीना ठोक के कहते हैं भैया नहीं खरीदना बनता, अभी रुके रहे, जब खरीदना बनेगा तेरे को बताएंगे भाई। बस इतनी सी पेशेंस अगर होती तो आज वो बिजनेस सारा उसी एजेंट के पास आता जो सीना ठोक के बोलता। यही हाल मनी प्लस में भी हुआ। हमें एक ही प्रॉब्लम होता है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भैया मैंने नहीं बेचा कोई और बेचेगा। अरे यार गलत चीज है तो बेचने दो ना किसी और को। अगर अपने को समझ नहीं आता, हो सकता है सही भी होती, मगर समझ नहीं आता तब भी नहीं बेचना। ये तो समझ भी आ रहा था, तो समझ भी आ रहा था फिर भी बेच रहे हैं, क्योंकि इसी फियर में कि मैं नहीं बेचूंगा कोई और बेचेगा। ऐसे सेल्स नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा जो भी सेल्स कर रहे हैं ये सोच के कर रहे हैं कि हम एक फाइनेंशियल डॉक्टर हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, और वाकई में एडवाइजरी रोल निभाएं, वाकई में एक डॉक्टरशिप का रोल निभाएं। और उसके तहत आई थिंक क्रक्स ऑफ द मैटर इज, जो लोग फंसे हुए हैं तो उनको को सबसे पहले तो उसको पकड़ें जिसके कहने पे खरीदा है, और साथ में कसम खा लें कि उस बंदे को वाकई में कुछ नहीं आता, तो अब उससे कुछ और ना खरीदे, क्योंकि उसको तो कुछ आता नहीं है। और साथ में सिंस सब खरीद के बैठे हुए हैं, तो एक बार किस लेवल पे खरीदना पड़ेगा या एवरेज करना पड़ेगा, पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में आ जाएंगे, सीखेंगे हमारे साथ, तो देखेंगे कि कौन से लेवल पे एवरेज करना चाहिए और कब एवरेज नहीं करना चाहिए, कब हमें लगेगा कि ट्रेंडिंग आएगा, कब लगेगा कि बुल के घर में आएगा। तो एक तो वो समय हो सकता है कि पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज के साथ जुड़ेंगे, नहीं तो उनको को अभी बैठे रहो, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आपको निकालेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को और डिसइन्वेस्टमेंट करनी है, तो थोड़ी देर के लिए बैठे रहो। मगर इस थोड़ी देर में जब शेयर बढ़ेगा तो ये सोच के मत खुश हो जाना कि उनको आता था कि LIC का IPO बहुत बढ़िया था, या उनके सो कॉल्ड ब्रोकर या फाइनेंशियल एडवाइजर ने सही शेयर खरीदाया था। अपनी किस्मत समझ लेना कि गवर्नमेंट को और डिसइन्वेस्टमेंट करनी है, इसलिए वो LIC का शेयर बढ़ गया है, तो खुश हो जाना, और दोबारा कभी उन जैसे एडवाइजर्स या ब्रोकर्स का काम मत करना। यही रिक्वेस्ट कर सकता हूं मैं तो। और टीवी पे जो लोग भाई साहब फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग शेयर है, फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग शेयर है, ऐसे चैनल देखना बंद करें और पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में प्रैक्टिकली सीखें, और सीखते सीखते जब इस जर्नी में चलेंगे तो उनकी आंखें और खुलेंगी। मैं तो यही मैसेज दे सकता हूं। इसमें एड ऑन करना चाहते हैं सर, आपने जो बताया था उसी बेसिस से हमने ब्रांच मैनेजर को भी बोला था, और उन्होंने आज बड़ी खुश हैं सर वो, कि वो ब्रांच के सभी स्टाफ लोगों ने लगाया। हम बोले गोविंद जी आपको कैसे पता? हम बोले सर पता है इसीलिए बोल रहे हैं, मत लगाइए, आपको इससे चीपेस्ट मिलेगा। बहुत खुश हैं सर। अभी मेरे करीब 5,000 क्लाइंट को हमने बचाया है सर। इसमें सब डिबेट खुलवा लिए थे, लेकिन किसी को लगवाया नहीं, बोले मिलेगा सर, तो लोग खुश हैं सर इसमें। ठीक है सर मेरे पापा के साथ भी ऐसा हुआ था, उनको क्लाइंट का फोन आया था, लेकिन उन्होंने मना किया। फिर जब वो मीन्स इतना डाउन गया उनके बाद, उसके बाद उनका फोन आया था कि मतलब ऐसा थैंक यू कि आपने नहीं खरीदा। बराबर है, मैटर ऑफ टाइम होता है बस।